नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली वर्सेस अशोक वानखड़े। आज भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया। 8 दिसंबर इसका एक महत्व और हुआ था। आज बाबरी का ढांचा आज ढाया गया था। इसलिए वैसे भी देश में सतर्कता थी, लेकिन फिर भी आज बंद शांतिपूर्ण हुआ। कहीं लाठीचार्ज हुआ छोटा बहुत, लेकिन ऐसा कोई बड़ी हिंसा की कोई खबर नहीं है। लेकिन हमारा देश भी अजीब है। यदि हिंसा नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती, तो फिर वो बंद सक्सेस नहीं माना जाता। कहा जाता है कि वो बंद फेल हो गया। ये समझ में नहीं आता कि ये बंद फेल क्यों हो जाते और कैसे हो जाते। किसानों के लिए, किसानों की भलाई के लिए, जैसे कि केंद्र सरकार कहती है, 3 कानून पास हो गए। तीनों कानून सरकार किसानों को लगता है ये कारपोरेट सेक्टर के गोद में पूरा खेती व्यवसाय सौंपने के बराबर है। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ ऐलान किया। आज 85 दिन हो गए करीब करीब। पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलित है। पूरे देश में कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली के सटे हुए 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा, और यहाँ से बड़ी तादाद में किसानों ने दिल्ली घेर रखी। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे करीब करीब 3 साढ़े 3 लाख किसान बैठा हुआ है। पंजाब से किसान आया, हरियाणा में तो उसको आने नहीं दिया। बहुत सारी बीच में रास्ते खोद दिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लेकिन वो किसान है, मानने वाले नहीं है। किसान आए, ताकत से आए और बैठे रहे। किसानों के साथ केंद्र सरकार के 6 दौर की बातचीत होगी, लेकिन सारी बातचीत सिर्फ मंत्री कहते हैं कि बातचीत सकारात्मक हुई, किसान कहते हैं कि बातचीत से कोई हल नहीं निकला। फिर एक 9 तारीख को, यानी कल मीटिंग है। सुनने में ये भी आया है कि आज गृह मंत्री अमित शाह किसानों से मिलना चाहते हैं शाम को। बहुत सारी हलचल मच रही है। लेकिन किसान आंदोलन का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं। ये पंजाब और हरियाणा के किसानों को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। उन्हें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि इनके आंदोलनों का इतिहास बहुत पुराना है। आज से करीब करीब 113 114 साल पहले, 907 में, जब अंग्रेजी की सरकार थी, तब एक मुजाहरा लहर का एक आंदोलन खड़ा हो गया था, जिसे तत्कालीन साहित्यकार, शायर, लेखक, अ, ये समाज सेवी, ये तमाम लोग थे जो उसकी ताकत बने। और ये ऐतिहासिक जो उनका जो आंदोलन था, उसे पगड़ी संभाल जट्टा लहर भी कहते हैं। क्योंकि 22 मार्च 1907 में लायलपुर में जब ये बहुत बड़ा रैली हुई इनकी, उसमें लाला बाके दयाल ने वो बहुत फेमस गाना जो है वो स्टेज से गाया, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल रे। और उसके बाद इस आंदोलन के नाम के साथ एक गाना टैग हो गया, और इसे पगड़ी संभाल जट्टा लहर के नाम से भी जाना जाता है। मुजाहरा लहर के सभी नाम से जाना जाता है। एक्चुअली क्या हुआ कि एक आबादकारी बिल अंग्रेजी सरकार ने पास किया। उसके तहत किसानों पे इतनी जकड़न थी, और किसानों की खेती साहूकारों के नाम करने की एक मुहिम थी चली। यदि किसान खेत में अपने पेड़ भी काट लेता तो उसके ऊपर आरोप लगते पेड़ काटने के, और उसके बाद उसकी जमीन निरस्त होती और वो किसी साहूकार के साथ अटैच होती, या सरकार उसको राजसात कर लेती। और ये भी था कि यदि आपके किसान की मृत्यु होती तो उसके बड़े बेटे के नाम पे होती है, और यदि कोई नहीं है पीछे तो वो सीधी जमीन सरकार राजसात कर लेती। ऐसे कई कानून थे। उसके बाद दोआब नहर का जो पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता था, उसके ऊपर लगान भी दुगना हुआ था। इन तमाम बातों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया, और ये आंदोलन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजी हुकूमत को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा, और ये जो बिल था, आबादकारी बिल, इसको वापस लेना पड़ा। ये पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का सक्सेस है। उन्हीं के वारिसों ने, यानी जिन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया था, और उसके जो सरमोर थे, जो लीडर थे उस आंदोलन के, वो थे सरदार अजीत सिंह। और सरदार अजीत सिंह की एक दूसरी पहचान ये भी है कि वो शहीद भगत सिंह के सगे चाचा थे। तो आप समझ सकते हो, जब पंजाब का किसान, तब पंजाब और हरियाणा एक हुआ करता था, जब रास्ते पे उतरता है तो जो अंग्रेजों को जिसने चने चबवाए लोहे के, वो इतने जल्दी मानने वाला नहीं, क्योंकि वो लड़ता है सही चीजों के लिए, यूं ही उठ के रास्ते पे नहीं उतरता। उसके बाद 1948 में मुजारा लहर हुई। इसको पेप्सी लहर
पाइपूसी लहर भी कहते हैं, पंजाबी शब्द है। ये 16 जुलाई 1948 को शुरू हुई। वो हुई इसलिए कि जमींदारों ने तब तय कर लिया था, तो सरकार ने तय कर लिया कि जमींदार जो खेती करता है उसके नाम पे खेती कर दे, यानी जो खेती जोत रहा है उसी के नाम से खेती होनी चाहिए। लेकिन जमींदारों ने उसमें दो चार क्लॉजेज डाले। उसमें एक ये था कि जो 30 साल से ज्यादा खेती कर रहा है उसी के नाम पे खेती होगी, और जब खेती उसके नाम पे होगी, भले ही मालिकाना हक का उसके पास हक चला जाएगा खेती का, लेकिन खेती के फसल का एक हिस्सा वो हमेशा ओरिजिनल मालिक को देगा, लेकिन वो नाम मात्र के लिए मालिकाना हक था। तो इसके लिए आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन की खासियत ये कि महिलाओं ने मोर्चा संभाला था। इस आंदोलन महिलाएं फ्रंट पे। और उसके बाद इस आंदोलन में कोर्ट में भी गए आंदोलनकारी। कोर्ट में हारने के बाद ये आंदोलन जारी रहा, और सरकार को ये तमाम जो मांगे थी किसानों की वो माननी पड़ी। और फिर मालिकाना हक दिया गया। उसमें कोई 30 साल का क्लॉज नहीं था, उसमें कोई ये क्लॉज नहीं था कि कुछ आपको उपज का हिस्सा देना पड़ेगा। तमाम किसानों की बातें मानते हुए ये 1948 का उजारा लहर के नाम से जो आंदोलन हुआ, वो भी पंजाब के किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। फिर उसके बाद आते हैं 1959, 1959 में। तब प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री थे, और भाखड़ा नांगल डैम बन चुका था। उसके नहर से पंजाब में हरित क्रांति की एक लहर आई। लेकिन केंद्र सरकार ने इस डैम बनाने के लिए राज्य सरकार को 104 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। अब कैरो साहब ने सोचा कि ये कर्ज हम वसूल लें। कैसे वसूले? तो उन्होंने एक नया टैक्स लगाया, खुश हैसियत टैक्स, यानी खुश रहने की हैसियत आपको मिल जाती है इसलिए एक टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स उन तमाम किसानों पे था जो उस भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के जो नहर का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लाते थे। उसके बाद 21 जनवरी 1959 में किसानों ने तय कर लिया कि ये टैक्स नहीं देंगे, और एक आंदोलन खड़ा हुआ। और उस आंदोलन में भी महिलाएं आगे थी। किसान और महिला सब इकट्ठा हो गए। 18,000 लोगों का पहला जुलूस निकला। उसके बाद 10,000 लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन लोग माने नहीं। और 10,000 लोग जेल में जाने के बाद 104 महिलाओं का एक ऐसा मोर्चा खुला कि वह मुख्यमंत्री को भी अपने सिंहासन से उतरना पड़ा। कैरो साहब ने कहा था कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, आप जमीन के लोग। लेकिन जमीन के लोगों ने साहब को जमीन पे ला दिया, उनकी कुर्सी हिला दी, और उन्हें ये खुश हैसियत टैक्स जो था वो वापस लेना पड़ा। इस बार पगड़ी संभाल जट्टा नहीं, इस बार नया गाना आया है, हुण पेच पै गया सेंटर नाल, यानी केंद्र सरकार के साथ अब पेच तो पड़ गया है, और ये पेच का हिसाब अपने हिसाब से होगा। ये सोच के किसान आज रास्ते पे। कई गोदी मीडिया जो है, कई चैनल्स हैं, खासकर जो अपना अर्णव गोस्वामी का चैनल है, उसने तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी शर्म आ रही होगी, इस लेवल पे जाके उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया। इस पूरे आंदोलन को नकली बताया, इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताया, वहां के किसानों को नकली बताया। किसान क्या खाते हैं, अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, बादाम क्यों खाते हैं, इस पे ऑब्जेक्शन होने लगे। और बार बार, हालांकि किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसानों ने मीडिया को तवज्जो देना बंद कर, वो अपने डटे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वो किसान का आंदोलन सक्सेस क्यों होता है। हरियाणा पंजाब से ही निकला हुआ राज्य है, लेकिन इन राज्यों में आज भी भाईचारा बना हुआ है। आज जो महिलाएं पंजाब की आई हैं आंदोलन की, उनको हरियाणा के उन गांवों में दरवाजे खुले हैं। लोग आते हैं, महिलाएं जाती है, घरों में नहाती है, घरों में रहती है, रात काट पूरी सुरक्षा के साथ लगी रहती। हरियाणा के लोग मानो अपने दामाद की सेवा कर रहे होंगे, ऐसे इन पंजाब के किसानों की सेवा करते हैं। पंजाब के किसानों के भी छोटे भाई के घर में मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगने लगी। जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां से फंडिंग शुरू किया है। एक ने तो करीब करीब 10 क्विंटल दूध का मावा बना के भेजा है आंदोलनकारियों के लिए कि ठीक से खाते पीते रहिए, ठंड का समय है। बीच में एक बात पता पड़ गई थी कि मोगा जिले के 2 लोग हैं आंदोलनकारी, उनको शुगर चेक के लिए वापस जाना पड़ा। तो वहां पे बागपुरान से 3 टीमें आई हैं डॉक्टर्स की,
और उन्होंने 1000 किट साथ में लाए हैं, दवाइयां साथ में लाए। अब आंदोलनकारी की शुगर वहीं चेक होती है आंदोलन के स्थल पे, और वहीं उनको दवाइयां दी जाती है। एक सज्जन थे, समाज सेवी, बराड़ साहब विक्की, उन्होंने देखा ठंड बहुत है तो उन्होंने वुलन के सॉक्स और शूज के 2000 पेयर मंगवाए और वहां पे बुजुर्ग लोग हैं उनको पहनाए। ठंड के चलते करीब करीब 5-6 किसानों की जान भी चली गई, लेकिन किसान डट के खड़ा है। और किसान ने तय कर लिया कि चाहे कितना भी समय हो, लंगर खुद का लगाते हैं, सब्जियां अनाज सब पीछे से सप्लाई हो रहा है, क्योंकि किसान लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में। वो है भी इसलिए क्योंकि उनका नुकसान भी लंबा होता होता दिखाई देता है। यदि इस सरकार की अ, मनीषा ठीक है, और यदि वो चाहते हैं कि वाकई वो किसान का भला करना चाहते हैं, तो फिर किसान की मांगों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना होगा, उन्हें अकोमोडेट करने के लिए जगह देनी होगी। किसान यदि चाहता है एमएसपी को लीगलाइज करे, तो वो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना होगा। तभी सरकार की नीयत स्पष्ट होगी कि सरकार कारपोरेट सेक्टर के लिए नहीं, किसान के लिए काम कर रही है। यदि आपने एमएसपी को लेके सिर्फ आश्वासन दिया कि है, रहेगी और थी, तो ये डायलॉग मारने से काम नहीं होगा। मुझे लगता है 56 इंच सीने से काम नहीं होता, सीने के अंदर बड़ा दिल भी होना चाहिए 56 इंच का। यदि बड़ा दिल हो तो बड़ा दिल हमेशा अकोमोडेट करता है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको ईमानदार मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को बिक गए होंगे, लेकिन ऐसा कौन है पार्टी में या ऐसा कौन है सरकार में जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम कर रहा है? मोदी जी को ये देखना होगा, क्योंकि इन 3 बिलों से तो यही झलकता है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम हो रहा है। वहां पर मीडिया को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि फिर आप कितना भी कहो, जो सच है सच है। आप उनको गलत कहो, सही कहो। बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं किसान गलत बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी बोल रही है किसान गलत बोल रहे हैं, मीनाक्षी लेखी कह रही है कि ये कांग्रेस का आंदोलन है। यदि कांग्रेस में इतना दम है कि 3-3 लाख किसान खड़े कर देते हैं, तो फिर आप भूल जाइए हरियाणा को। हरियाणा में फिर इसका मतलब कांग्रेस का ही जनमत है, फिर आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं। किसान का आंदोलन पूरे देश में फैला हुआ है। बार बार मैं कह रहा हूं कि आंदोलन स्थल पे हर राज्य से कुछ ना कुछ किसान सिंबॉलिक तौर पे अपना रिप्रेजेंटेशन करने आए हैं। केरल के किसान या कर्नाटक के किसान से आप अपेक्षा नहीं करते कि वो ट्रैक्टर से वहां पे आ जाए। ये तमाम चीजें हैं। तो देखिए आज क्या होता है शाम को। हम तो चाहते हैं कि कुछ तुरंत इसका एक रास्ता निकले। काटजू साहब ने भी इसका एक रास्ता दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। काटजू साहब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि इस कानूनों को पास न करते हुए इनको शिथिल स्थिति में रखा जाए, यानी जब जरूरत पड़ी तब इसका उपयोग होगा करके पास जो कानून हुए हैं उसको साइड में रखा जाए, उसको तुरंत लागू नहीं किया जाए। एक रास्ता ये भी है। तो उन्होंने कहा एक कमीशन भी बनाया जा सकता है किसानों को लेकर, या किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, सब मिलकर साथ में रहेंगे तो कुछ काम होगा। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने तमाम प्रवक्ताओं पे थोड़ी सी लगाम कसे, किसानों को गाली देना बंद करें, सोशल मीडिया पे किसानों को गाली देना बंद करें। वो देशद्रोही नहीं, देश प्रेमी है, देश के लिए काम करने वाले, मर मिटने वाले। आज पंजाब और हरियाणा के हर घर से करीब करीब एक कोई ना कोई आर भारतीय सैन्य में बॉर्डर पे सेवा कर रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, उनके किसानों के साथ गलत होने के बावजूद, वो अपने देश सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा की और पंजाब की मिट्टी जो है, पानी जो है, वो इतना बुरा नहीं कि उनको नाराज करे। वो अपना काम कर रहे हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि वो अपना काम करे। यदि वाकई किसान के हित की बात है तो फिर किसानों को सुनना चाहिए। आप जिसके हित की बात करते हो यदि वही नाराज है, तो फिर हित किसका साध रहे हो? सवाल ये भी उठता है। ये सवाल लाउड इंडिया पे बार बार हमने उठाया, लाउडली उठाया, आज भी उठाएंगे। जब तक ये आंदोलन है इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलता हूँ किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाउड इंडिया टीवी।